रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, न कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार चल रहा है अभी, उसका आज पार्ट 3 कराया जाएगा। बहुत अच्छे आज भी सवाल कराए जाएंगे। आज पूरे 40 सवाल लिए गए हैं। बहुत लोग वीडियो तो नहीं देख रहे हैं, फिर भी मेरा काम है आपका सिलेबस पूरा करना। मैं आपका सिलेबस पूरा ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। जो लोग बने हुए हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग बने रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें। जो लोग बने हुए हैं वही सफल हो सकते हैं। जो लोग 2-4 क्वेश्चन देख के ही समझदार बन रहे हैं, उनको बनने दीजिए। आप पूरा देखिए और समझिए और जवाब देते रहिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग, कौशल, बज्जी और अवंती में से ब्रह्मदत्त जो है अंग के राजा थे। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। अंग को इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो थे अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। आइए देखिए अगला सवाल। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंबिसार के बाद दूसरा शासक कौन था? बिंबिसार भी हर्यक वंश के ही थे। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन होता है। बिंदुसार मौर्य वंश के थे और बिंबिसार हर्यक वंश के। हर्यक वंश में दूसरा शासक आपका अजातशत्रु थे। नाम ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। इनको पितृ हत्या भी कहा जाता है। पिता को मारकर ये राजा बने थे। आइए देखें अगला सवाल। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की? इसका सही जवाब है बी, अजातशत्रु ने। ध्यान रखिएगा, सारे अच्छे सवाल हैं और पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। नोट करते हुए चलिएगा जो सवाल नहीं आए। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक या इसमें से कोई नहीं? का सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत ताकतवर थे, इसलिए सबको हराते थे। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु जो है वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित किए थे। आइए देखिए अगला सवाल। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? बहुत बार सवाल बना है। कौशल, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र में से कहाँ की थी? इसका सही जवाब है वैशाली की थी। वैशाली की नर्तकी थी आम्रपाली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? बहुत बार ये भी सवाल बना है। रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। किसके खिलाफ किया था? इसका सही जवाब है लिच्छवियों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या ईसा पूर्व पहली शताब्दी? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और नागदशक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बार बार सवाल बताया गया है। इसका सही जवाब है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार बताया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, नागदशक, अनिरुद्ध या मुंडक में से
हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? नागदशक को किसने हराया था? सबको पता होना चाहिए, शिशुनाग वंश ने। और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का मगध पर शासन हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा शिशुनाग वंश। लाइन से ही क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि शुरू से अंत तक आपका पूरा रिवीजन हो जाए। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? गिरिब्रज राजगीर मगध की राजधानी थी शुरुआत में, बार बार सवाल ये भी बनता है। इसके अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इसका सही जवाब है शिशुनाग ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत बार बताया गया है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था। बार बार बताया गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। पहला भी अजातशत्रु नोट कर लीजिएगा, तृतीय भी बताया गया है अशोक के समय। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षंत्रातक, एकराट कहा गया है? धनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या उदायीन में से एकराट किसको कहा गया है? क्षत्रियों का नाशक या परशुराम अवतार, कली का अंश? बहुत नामों से पुकारा जाता था महापद्मनंद को। नाम ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद को एकराट की उपाधि मिली थी। आइए देखिए अगला सवाल। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सबाकामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र व यौशीमित्र में से अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष पे भी सवाल बनता ही है। किसके शासनकाल में हुआ था ये भी पूछता है, और कहाँ हुआ था ये भी पूछता है, और अध्यक्ष कौन थे ये भी सवाल बनता है। इसलिए सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसका सही जवाब है ए सबाकामी। ध्यान रखिएगा, राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष जो थे सबाकामी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय का सबाकामी और प्रथम का कौन किए थे? इसका सही जवाब है महाकश्यप। नोट करते हुए चलिएगा, नहीं जानते हैं तो अध्यक्ष पे भी सवाल बनता ही है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सब लोगों को पता होगा। सिकंदर जो था घनानंद पर आक्रमण नहीं कर सका, उनकी सेना जो है नदी पार नहीं कर सकी थी, और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके समकालीन कौन था? बार बार सवाल बनता है, घनानंद। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? अब आ गया चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। सीरियल वाइज चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, लाइन से ही बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, सब लोगों को ये पता भी होगा, बहुत इजी सा सवाल हो गया है, लेकिन जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, जो देखते ही नहीं हैं कुछ, वो क्या जानेंगे। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान, बिंदुसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य में से यूनानी दूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? बहुत इजी सा सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज कौन थे? सब लोगों को पता होगा, सिकंदर के सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन थे?
निकेटर, उनके ये राजदूत थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा था। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार इंडिका पे भी बनता है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। सेल्यूकस निकेटर, इसका सही जवाब है 315 ईसा पूर्व में। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। देखिए फिर से आ ही गया, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। इसलिए बहुत इजी हो जाना चाहिए सवाल ये, सेल्यूकस निकेटर। नाम ध्यान रखिएगा, कौन थे सेल्यूकस निकेटर? तो सिकंदर के सेनापति। किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य में से किसके शासन के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में। ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, तिवर, मेगास्थनीज और भद्रबाहु में से सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना कर पाए थे। घनानंद को हराकर उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। किनको हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही जवाब है यूनानियों को हराने के बाद। ध्यान रखिएगा, यूनानियों को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। आइए देखिए अगला सवाल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के अभिलेख? अशोक के शिलालेख में से इसमें से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन सबको पता होना चाहिए। इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार बनता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए आ गया, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अभी ऊपर ही बताया, इंडिका। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा सवाल हो गया। आइए देखिए अगला सवाल। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? बहुत अच्छा सवाल है। पिंगल वत्स जो आजीवक भविष्यवक्ता थे किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर और अशोक में से किसके शासन काल में रहते थे? किसके दरबार में? इसका सही जवाब है बी, बिंदुसार के। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार हुए। बिंबिसार और बिंदुसार में अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के और अशोक के पिताश्री। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? उसके पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका सही जवाब है सी, 13वें शिलालेख में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा जो नहीं जानते हैं। बहुत अच्छे अब लास्ट में सवाल आ रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है मोगलीपुत्र तिस्क। नाम ध्यान रखिएगा, मोगलीपुत्र। बहुत बार सवाल मिलेगा आपको। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म कैसा था? नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता या उपरोक्त सभी?
अशोक का धर्म जो था नैतिक आचार संहिता था। इसलिए ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नैतिक आचार संहिता अशोक का धर्म था। आइए देखें अगला सवाल। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? भागलपुर, कैमूर, चंपारण और छपरा में से अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है चंपारण। पश्चिमी चंपारण से बिहार अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, इसमें से कौन से नहीं हैं? कौन कौन से प्राप्त हुए और कौन से नहीं हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रुक्मिनदेही या रामपुरवा में से कौन सा नहीं है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है इसमें से रुक्मिनदेही नहीं है। अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा ये जो हैं बिहार से चंपारण से प्राप्त हुए थे। आइए देखिए अगला सवाल। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? अशोक के समय में 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के समय में 5 प्रांत हो गए थे। आइए थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं इसके बारे में। अशोक के समय में 5 प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, जिनका वर्णन अभिलेखों में इस प्रकार मिलता है। उद्देश्य या उत्तरापद इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी, यानी कि उत्तर की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिण की राजधानी कर्नाटक, अवंती रटू राजधानी उज्जैनी या कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापद राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची यानी पूरब की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा, सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, आपको सवाल कहीं से भी बन सकता है। इसमें से पूरब का पूछ रहा है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका जवाब जो है पाटलिपुत्रा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था। बहुत अच्छा सवाल है और बार बार हर जगह आपको दिखेगा। ईंटों का बना था, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? सब लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था लकड़ी का बना था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बनेगा। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। राजप्रसाद उसके महल को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ही को राजप्रसाद कहा जाता है, इसलिए राजप्रसाद देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा क्या है ये, कहाँ पर था। इसका सही जवाब है कुम्भहार, पटना में। ध्यान रखिएगा, पटना के बीच में ही था ये चंद्रगुप्त मौर्य का महल। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं? फाहियान, मेगास्थनीज, इलियन या बीए स्मिथ में से किसने कहा है उसका राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं? इसमें सही जवाब है इलियन। इलियन का मानना है कि पाटलिपुत्र के राजप्रसाद अर्थात महल की भव्यता की बराबरी सूसा और एक बतना की राजप्रसाद भी नहीं कर सकते। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सिपोलस से प्राप्त 100 स्तंभों वाली हखमनी प्रसाद से करते हैं। ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, उसकी तुलना किसके बराबर करते हैं? तो 100 स्तंभों वाली हखमनी प्रसाद से, पर्सिपोलस के। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? इतना भव्य था उनका महल चंद्रगुप्त मौर्य का, लकड़ी का बना हुआ, कि किसी ने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। ये जो है किसने कहा था?
बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल में ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब है फाहियान। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये सवाल नहीं जानते होंगे। यह राजप्रसाद चौथी शताब्दी ईसा में भी ज्यों का त्यों था। इसे देखकर प्रसिद्ध चीनी यात्री और लेखक फाहियान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका यह विश्वास था कि ऐसे अद्भुत महल मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जा सकते, यह असुरों द्वारा बनाया गया होगा। इसलिए बातों को नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? बहुत बार ये सवाल भी बना है। आजीविकों के लिए गया के निकट किसने बनवाया था गुफा? इसका सही जवाब है दशरथ ने। दशरथ कौन थे? अशोक के पोते। अशोक के पोता दशरथ ने ये खुलवाया था आजीविकों के लिए। इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल मिलेगा आपको। आइए देखिए अगला सवाल। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है? सेलुकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने या जस्टिन ने? सवाल भी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि चाणक्य, सेलुकस सब तो बिहार पाटलिपुत्र ही आए थे, लेकिन निर्माण और सुंदरता का वर्णन जो है मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का नाम क्या है? जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह स्तंभ जो है भाब्रू स्तंभ है। नाम ध्यान रखिएगा, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश और शक वंश में से मौर्य वंश के बाद किसका शासन हुआ? सबको पता होना चाहिए, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ब्राह्मण साम्राज्य के थे। आज का ये देखिए आंसर की है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर आराम से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। टेलीग्राम वालों को आराम से पीडीएफ मिल जाता है फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।